दोस्तों, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी और मेरे होने वाले पति भी एक डॉक्टर थे जो कि इस अस्पताल में काम करते थे। एक बार मेरे होने वाले पति हमारे घर पर आए। उसे दिन उन्होंने मेरी मम्मी को। तो दोस्तों, जिस दिन मुझे अपनी मेडिकल की डिग्री मिली, उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी। खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज मैंने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया था। वह हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह हमारे पास में ही हो और मेरी खुशी में खुश हो रहे हों। अगर आज मेरे पिता जिंदा होते, तो वह इस बात पर बहुत ज्यादा खुश होते। उन्हें मुझ पर बहुत प्राउड फील होता। अपने पिता को याद करते हुए मैं दोबारा से रोने लगी। माँ ने मुझे गले लगाया और मुझे प्यार करने लगी। मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी और बचपन से ही मैं अपने माता-पिता की बहुत लाडली रही हूँ। मेरी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। जब मैं पैदा हुई थी, तो मुझे देखकर मेरे पिता ने अपने सपने के बारे में बताया था। उनका सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन वह घर में सबसे बड़े थे और सारी जिम्मेदारियां उन्हीं पर थीं। इसी वजह से उन्हें अपने सपने को पीछे छोड़ना पड़ा। लेकिन वह मुझे डॉक्टर बनाकर अपने सपने को सच होता हुआ देखना चाहते थे। इसी वजह से बचपन से ही मेरे जहन में यह बात बैठ गई थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे मेरे बारे में, मेरी खूबियों के बारे में बहुत अच्छे से पता था और यही चीज थी जिसने मुझे घमंडी बना दिया था। मैं खुद से कम लोगों को बात करने के लायक भी नहीं समझती थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरे पिता का कारोबार बहुत बड़ा था। उनके देहांत के बाद मेरे पिता का कारोबार मेरे चाचा ने संभाल लिया। हर महीने वह मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर देते थे। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। डिग्री कंप्लीट होने के बाद मेरी जॉब शुरू हो गई। मेरी जॉब शहर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में हुई। वहां मुझे बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं इसी हॉस्पिटल में जॉब कर लूं। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इसी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाए, लेकिन शायद भगवान ने मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इंटर्नशिप के कंप्लीट होने के बाद जब मैंने वहां अपनी जॉब की बात की, तो वहां मेरी जॉब लग गई। लेकिन जब मैंने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि मैं हॉस्पिटल में नौकरी करना चाहती हूँ, मेरी माँ ने मेरी बात सुनकर मुझसे जो कहा, वह सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई और गुस्सा भी आने लगा। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम नौकरी नहीं कर सकती। यह सुनकर मेरा दिमाग खौलने लगा। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैंने इतनी पढ़ाई किस लिए की है, जब मुझे नौकरी ही नहीं करनी थी। मेरा इतना ज्यादा पढ़ने का और मेहनत करने का क्या फायदा। लेकिन मेरी माँ ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और अपनी बात ही कहे जा रही थी। जब मैंने कह दिया कि तुम नौकरी नहीं करोगी, तो नहीं करोगी और यह मेरा आखिरी फैसला है, यह कहकर माँ अंदर चली गईं। माँ का यह फैसला सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा इतना बड़ा सपना पूरा होने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था जैसे सब कुछ पाकर भी मैं खाली हाथ रह गई हूँ। मैं अपनी माँ की बात समझने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं जानती थी कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर जब थोड़ी देर के बाद मैं कुछ शांत हुई और मेरा दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही सवाल आया, मेरी माँ मुझे क्यों मना कर रही है? मैंने यह डिग्री इसलिए हासिल की थी क्योंकि इसमें पैसा ही पैसा था। मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी। मैं बहुत लालची बन गई थी। मेरी माँ मेरे बारे में यह बात अच्छी तरह से जानती थी। उन्हें पता था कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब हमारे घर के हालात भी पहले जैसे नहीं रहे थे। पिताजी का कारोबार भी एकदम से गिरना शुरू हो गया था। अब महीने में मेरे अकाउंट में थोड़े ही पैसे आते थे, जिससे हमारे घर का खर्चा मुश्किल से हो पाता था। लेकिन मैं ऐशो आराम में रहने की आदी हो गई थी। अब मेरे लिए गरीबी में जिंदगी गुजारना नामुमकिन सा था, वह भी इन हालत में जब मेरे पास मौका भी था, डिग्री भी थी, मेरे पास एक्सपीरियंस भी था। फिर मेरी माँ क्यों मुझे रोक रही थी? यही बात सोच सोचकर मुझे गुस्सा आ रहा था। डिग्री हासिल करने से पहले जो मैंने खुद से प्रॉमिस लिया था कि मैं गरीबों की मदद करूंगी, अब मैं खुद के किए वादे को भुला चुकी थी। अब मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना ही था।
मैं अपनी माँ से शाम के समय में बैठकर इसी टॉपिक पर बहस करने लगी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप चाहती क्या है? आपका इरादा क्या है? अगर आपने मुझे ऐसे ही घर बिठाना था, बाकी लड़कियों की तरह मेरी शादी ही करनी थी, तो मुझे इतना लिखाया पढ़ाया क्यों? क्यों मेरी रातों की नींद खराब की? मैंने जो इतनी मेहनत की है उसका क्या? मेरी बात सुनकर मेरी माँ कुछ भी नहीं बोली और सुकून से बैठी रही। थोड़ी देर बाद वो कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी डिग्री को खराब नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं करोगी, बल्कि मरीज तुम्हारे घर ही आ जाया करेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। ऐसा कैसे हो सकता है कि मरीज मेरे घर में ही आ जाएंगे? अब क्या मैं घर में एक हॉस्पिटल खोलूंगी? माँ ने कहा कि तुम यही समझ लो। मेरी माँ ने जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर रखे थे, उससे उन्होंने मुझे घर में ही एक क्लिनिक खोल दिया। फिलहाल मेरे लिए यही बहुत था। हर रोज दिन में मेरी माँ एक या दो मरीज मेरे पास ले आती थी, जिनसे फीस में मैं सिर्फ 500 ही लेती थी। इससे ज्यादा फीस लेने की मुझे मेरी माँ की तरफ से इजाजत नहीं थी। मैंने इस बारे में अपनी माँ से काफी बार बात की कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जितनी अपनी मर्जी से चाहे उनसे फीस लूं, लेकिन मेरी माँ मुझे डांटकर खामोश कर देती। अब मैंने अपनी माँ से बहस करना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं डर गई थी। अगर मेरी माँ मुझसे काम करने को मना कर देती, तो मैं इन पैसों से भी जाती। मैं अपने दोस्तों पर रश्क कर रही थी जो लाखों के हिसाब से कमाते थे और ऐसे ही उड़ाते थे। अगर जिंदगी थी तो उन्हीं लोगों की जिंदगी थी। अब मैं ज्यादातर यही सोचती और खुद को कोसती रहती। आखिर मुझे डॉक्टर बनकर क्या मिला? इससे तो अच्छा था कि मैं कोई और काम कर लेती। लेकिन एक और बात, जिस पर मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आता था, वह ये थी कि वह एक दिन में सिर्फ 2 या 3 मरीज ही लाती थी और इससे ज्यादा नहीं ला पाती थी। जबकि मैं चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा मरीज मेरे पास आए, ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूं। पैसों के लिए मेरा लालच बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरी माँ मुझे 500 से ज्यादा फीस क्यों नहीं लेने देती, और फिर यह मरीज लाती कहाँ से है? ये सारे मरीज उन्हें कहाँ पर मिलते हैं? मैंने एक दो बार अपनी माँ से पूछने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी दूसरी बात शुरू करके बात को टाल देती थी। अब मुझे उन पर शक होने लगा था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब फितूर आने लगे थे। रात को जब मैं सोने के लिए लेटती थी, तो उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने घूमने लगता था। चाहकर भी मैं उसे नहीं भुला पा रही थी। मुझे अपने की पर बहुत अफसोस होता। काश मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करती। काश मैंने उसके साथ बदतमीजी ना की होती, बल्कि इंसानियत के साथ उसे जवाब दिया होता। लेकिन अब समय गुजर चुका था। मुझे अफसोस होता था कि मैंने उसके साथ गलत किया। अब मुझे अपनी माँ की हरकतें कुछ गलत लगने लगी थीं। अक्सर जब भी मेरी माँ के मोबाइल पर किसी की कॉल आती, तो वह बात करने के बाद नंबर डिलीट कर देती। अगर वह किसी से फोन पर बात कर रही होती, तो मुझे देखकर एकदम चुप हो जाती और फोन रख देती, जैसे वह किसी से बात ही नहीं कर रही हो। मैं माँ के सामने इन सब बातों को अनदेखा कर देती, लेकिन मैं सब बातें नोट कर रही थी। मेरी माँ ने कभी कोई भी बात मुझसे शेयर नहीं की थी। हम दोनों के बीच में माँ बेटी का जो रिश्ता था, मैं सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मैंने उनसे पूछना छोड़ दिया था। मैंने खुद ही इस बात का पता लगाने का इरादा किया, क्योंकि मुझे पता था कि वह कभी भी मुझे कोई भी बात नहीं बताएंगी। मैंने काफी बार अपनी माँ का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ते से अचानक से गायब हो जाती और पता ही नहीं चलता कि वो किधर चली जाती है। एक बार मैंने अपनी माँ को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। वो मुझसे मरीज लाने को कह रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया, तो क्या माँ किसी और से मरीज मंगवाती है? लेकिन माँ को मेरे वहां होने का पता चल गया कि मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ। मेरी माँ ने फौरन फोन रख दिया और वो मेरा नाम लेकर कहने लगी कि मैंने तुम्हें नहीं सिखाया है कि किसी की बातें छुपकर नहीं सुनते। क्या तुम अपनी सारी तमीज भूल गई हो? माँ की बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई और चुप करके वहां से चली गई। रात को जब मैं सोने के लिए लेटी थी, तब मुझे उस लड़के की याद आने लगी थी। कुछ दिन पहले जब मैं किसी काम से मार्केट गई थी, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे वो विशाल ही है। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उससे जाकर माफी मांगू। मैंने उससे माफी मांगने का इरादा किया, लेकिन जब उसके पास गई,
तो मुझे पता चला कि वह विशाल नहीं, बल्कि कोई और लड़का है। वह मेरे दिल और दिमाग पर इस कदर सवार हो चुका था कि अब मुझे हर जगह वही दिखाई देने लगा था। मैंने फौरन इस लड़के से माफी मांगी और अपना सामान लेकर घर आ गई। घर आने के बाद भी मुझे ऐसा ही लगता रहा जैसे मैंने विशाल को भी देखा हो, लेकिन वह अचानक से कहीं गायब हो गया था। दूसरी तरफ मेरे दिल में मेरी माँ के लिए शक पैदा हो चुका था। मेरे दिल में यह भी था कि कहीं मेरी माँ गलत कामों में तो नहीं पड़ गई, क्योंकि हमारे शहर में इस समय बहुत अफवाह फैली हुई थी। मैं सोच रही थी कि कहीं मेरी माँ मुझे ही इन सब में ना फंसा दे। बहुत सारे सवाल थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। हजारों पहेलियां थी जिनको मैं सुलझाना चाहती थी। मैंने अपने एक दोस्त से मदद लेने का फैसला किया ताकि वह मेरी मदद करे और मुझे बताए कि मेरी माँ कहाँ जाती है। लेकिन मुझे पता चला कि वह दोस्त तो दूसरे शहर में है। अब जो करना था वह मुझे ही करना था। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वह बाहर से कुछ सामान लेने जा रही है। मैंने उनका पीछा करने के बारे में सोचा। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। मैंने अपना फेस एक रुमाल से कवर किया हुआ था और मैं अपनी माँ से इतनी दूरी पर थी कि मेरी माँ को मुझ पर शक न हो सके। जब वह थोड़ा सा आगे गई, तो वह हमारे मोहल्ले की एक औरत के घर चली गई। मैं बाहर खड़ी हुई, उनका इंतजार कर रही थी कि वह यहाँ से जल्दी से बाहर निकले। मैं सोच रही थी कि वह जल्दी से बाहर निकले और जहाँ उन्हें जाना है वह वहां जाए। धूप बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। मैं वहां खड़े खड़े बहुत थक चुकी थी, इसलिए घर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद मेरी माँ भी वापस आई और कहने लगी कि मैं आज कोई भी केस नहीं ला सकी। हमारे पड़ोस में जो औरत है, उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उसे देखने के लिए चली गई थी। मैं अपना छोटा सा मुंह लेकर रह गई। मेरी माँ मेरा चेहरा देखकर बोली कि तुम परेशान मत हो, मैं खुद नहीं जा सकती तो क्या, लेकिन मैं फोन करके क्लाइंट तो बुला लेती हूँ। फिर ना जाने उन्होंने किसको फोन किया और क्या बात की, मुझे कुछ भी नहीं पता था। कुछ ही देर बाद एक औरत आ गई। मैं सोचने लगी उन्होंने आखिर किसको फोन किया। आखिर वह कौन है जिसे मैं फोन करती है और वो एकदम कैसे भेज देता है। एक दिन मुझे उनका मोबाइल मिल गया। इस समय वो घर पर नहीं थी, बाहर गई हुई थी। मैंने उनका मोबाइल चेक किया, लेकिन उनके मोबाइल में मुझे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि उनका मोबाइल खाली था। कॉल हिस्ट्री, मैसेज सब कुछ डिलीट हुआ पड़ा था। माँ का मोबाइल देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। जरूर मेरी माँ किसी गलत काम में पड़ चुकी थी। इसी वजह से उन्होंने सारी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी थी, वरना उन्हें मेरे साथ क्या परेशानी हो सकती थी। जरूर ये आदमी कोई गलत इंसान है, या फिर ये एक ऐसे गिरोह के साथ मिल चुकी है जो कि अलग अलग तरीके के जुर्म करता है। माँ को पता नहीं है कि ये न सिर्फ खुद फंसेंगे, बल्कि मुझे भी फंसा देंगी। फिर सारी जिंदगी हमें जेल में चक्की पीसने पड़ेगी। मेरा दिमाग खौल रहा था। अब मैं किसी तरह माँ को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर वह लोग कौन हैं। इसलिए मुझे अपनी माँ का पीछा करना था, और ये काम मुझे इतनी होशियारी से करना था कि उन्हें मेरे ऊपर शक भी ना हो। अब मैं खामोश हो गई थी और अपनी माँ से सवाल करने भी मैंने बंद कर दिए थे। वह मेरी तरफ से मुतमिन हो गई थी, लेकिन मैं अपनी माँ की हर हरकत को नोट कर रही थी कि वह क्या करती है, कहाँ जाती है। लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था कि वह किससे बात करती है। एक दिन मेरी माँ बाजार का कहकर घर से बाहर निकली। मेरे पास अच्छा मौका था, इसलिए मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। मेरी माँ बहुत ही सुनसान रास्ते पर चलने लगी। फिर वह मेन रोड पर जाकर खड़ी हो गई और एक ब्लैक कलर की गाड़ी उनके पास आकर रुकी। मेरी माँ उस गाड़ी के ड्राइवर से बातें करने लगी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर यह ड्राइवर कौन है, लेकिन जब मेरी नजर इस ड्राइवर पर पड़ी, मुझे लगा कि जैसे सातों आसमान मेरे सर पर गिर गए हों। मुझे अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं आ रहा था। ये वो आदमी हो सकता है। आखिर वह यहाँ क्या कर रहा था? उसका यहाँ पर क्या काम था? मेरी माँ बहुत देर तक उसके साथ खड़ी उससे बातें करती रही, जिसमें वह बैठा हुआ था। वह लाखों रुपये की गाड़ी थी। आखिर उसके पास यह गाड़ी कहाँ से आ सकती है? वह तो एक आम सा इंसान था। उसका पहनना ओढ़ना भी कुछ खास नहीं था,
लेकिन अब ये सब उसके पास कहाँ से आया था और वह माँ से क्या बातें कर रहा था? हजारों सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने एक टैक्सी रोकी। जैसे ही मेरी माँ गाड़ी में बैठी, मैं उस गाड़ी का पीछा करने लगी। इसी बीच मैं ये सोच रही थी कि मेरी माँ और विशाल के बीच में क्या लिंक हो सकता है। इतने सालों बाद इतनी अच्छी हालत में उसको अपने सामने देखकर मैं अपने अतीत में खो गई। उस समय मेरा मेडिकल का फाइनल ईयर था। मेरे पेपर्स होने वाले थे। काफी दिनों से मैं नोट कर रही थी कि मेरा क्लास फेलो मेरे आगे पीछे घूम रहा था। वह मुझसे कोई बात करना चाहता था, लेकिन मैं जानती थी कि वह मुझसे क्या बात करना चाहता है। मुझे हमेशा ही उससे चिढ़ होती थी, क्योंकि वह गरीब घर का लड़का था और गरीब लोगों से मुझे सख्त नफरत थी। मैं अपने जैसे लोगों को ही पसंद करती थी। मेरी सोच थी कि गरीब लोग पैसों के भूखे होते हैं और इसी वजह से वह अमीरों के पीछे भागते हैं, और हो सकता है कि लड़का इसीलिए मेरे पीछे आता हो, और मेरी सोच सही साबित हुई थी। आज मैं कैंटीन में अकेली बैठी हुई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड आज कॉलेज नहीं आई थी। जब विशाल मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं बहुत दिनों से उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन आज मैंने बात करने का फैसला कर लिया। वह बात करने से पहले घबरा रहा था, लेकिन मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए मैंने उससे कहा कि जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने मुंह बनाकर उससे कहा, तो वह कहने लगा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसने एक ही सांस में कह दिया था। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? मैंने उससे कहा कि तुम्हारी औकात ही क्या है, एक मामूली से किसान के बेटे हो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझसे बात करना तो बहुत दूर की बात है। आज के बाद मेरे आसपास भी नजर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने भी उससे बहुत गुस्से में यह सब कुछ कहा था। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और अमीर भी थी, और इसी बात का मुझे बहुत ज्यादा घमंड था। मेरी यह बात पूरे कॉलेज में मशहूर थी। मेरी इसी अदा की वजह से लड़के मेरे आगे पीछे घूमते थे, और मुझे इस बात का अच्छी तरह से मालूम था। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने उससे कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन फिर मेरे अंदर का घमंड मेरे सामने आ गया और फिर मैंने सब बात को भुला दिया। उसके बाद पेपर तक वह मुझे अपने आसपास भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन इस सब के बाद से मुझे बेचैनी सी होने लगी थी। मुझे उसे अपने आसपास देखने की आदत हो चुकी थी, और अब अचानक वह गायब हो गया था। मैंने खुद को बहुत कोसा और फिर अपनी सारी तवज्जो अपने पेपर्स पर कर ली, क्योंकि यह मेरे फ्यूचर का सवाल था। मैं श्याम से लड़के की वजह से अपना फ्यूचर खराब नहीं कर सकती थी, और फिर हमारे फाइनल ईयर के पेपर भी कंप्लीट हो गए। मैंने वहां पर भी उसे नहीं देखा। मैं नहीं जानती थी कि उसने पेपर दिए हैं या नहीं। मुझे पैसों से बहुत मोहब्बत थी। मैं बहुत ज्यादा लालची थी, और मैं दोस्ती भी सिर्फ ऐसे लोगों से ही करती थी जो बहुत ज्यादा अमीर हो। फिर जब मेरी इंटर्नशिप वाली जॉब शुरू हुई, तो वहां एक डॉक्टर था जो बहुत ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे चाहिए था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा, मैंने उसी समय भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इसी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाए और मैं इस लड़के के साथ काम करूं। लड़कियां उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती थी, बल्कि मेरे डिपार्टमेंट की तो सारी लड़कियां ही उसे पर अपना दिल हार बैठी थी। वह भी सबके साथ बहुत अच्छे से बात करता था। मैंने भी उसे कभी किसी के साथ बदतमीजी करते हुए नहीं देखा था। मेरे साथ भी वह ऐसे ही बात करता था जैसे और लड़कियों के साथ करता था। लेकिन मैं दिल ही दिल में उससे प्यार करने लगी और उसके साथ शादी करने के सपने देखने लगी। शायद प्यार से बात करना उसकी एक आदत थी, लेकिन मैं उसकी इस आदत को गलत समझ बैठी, और मुझे यह लगने लगा कि वह भी मुझे पसंद करता है, क्योंकि वह सब लड़कियों से ज्यादा मुझसे बात करता था और मुझसे हंसी मजाक भी बहुत करता था, और मैं बहुत खूबसूरत थी और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वह भी मुझ पर फिदा हो गया हो। वह मुझे इग्नोर कर ही नहीं सकता था। आखिर वह मुझे इग्नोर करता भी कैसे? मैं अपनी एक अदा से किसी का भी दिल धड़का सकती थी। अब मैं इस बात का इंतजार कर रही थी कि वह खुद से अपनी मोहब्बत का इजहार करे। मैं खुद से मोहब्बत का इजहार करना नहीं चाहती थी।
मैं कितनी भी मॉडर्न थी, लेकिन यह बात मुझे गवारा नहीं थी कि मैं खुद उससे अपने प्यार का इजहार करूं। इस सब में मुझे बहुत समय गुजर गया। उसने मुझसे कोई बात नहीं की। उसका बर्ताव मेरे साथ ऐसा ही था। एक दिन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उससे खुद ही बात करने का फैसला किया और फिर उसे अपने दिल की बात बता दी। उसने मुझे उस समय कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। किसी ने मुझे ऐसे इग्नोर किया था। मैं खुद भी नजर मिलाने के काबिल नहीं रही थी। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी और सोच रही थी कि आखिर मुझे किस बात की जल्दी थी। मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था, लेकिन अभी मुझ पर एक और कयामत टूटनी बाकी थी। अब जो मेरे साथ होना था वह मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन जब मैं अपने कलीग के साथ बैठी, जब वह लड़का वहां पर आया, मैंने उससे अपनी नजरें फेर लीं। मैं नहीं जानती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और मुझे सबका पता भी नहीं था कि मैंने उसे जो भी बात की थी, अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, वो सब उसने रिकॉर्ड किया हुआ था। वो रिकॉर्डिंग उसने मेरे सब कलीग्स के सामने ऑन कर दी। उस समय मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं या कयामत आ जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। फिर उसने मुझसे कहा कि मेरी तो एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। पता नहीं क्यों उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं फौरन वहां से चली गई। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि अगर उसने मुझे मना ही करना था तो अकेले में भी तो कर सकता था। इस तरह सबके सामने मेरी इंसल्ट करने का क्या मकसद था? इस सब के बाद वो मुझसे वैसे ही नॉर्मल अंदाज में बात करता रहा, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। उसके लिए ये शायद आम सी बात थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई थी। मेरे सब दोस्तों और कलीग्स ने मेरा बहुत मजाक बनाया था, लेकिन फिर समय के साथ साथ मैं ये बात भूल गई। लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि मैंने भी एक दिन किसी के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था, ऐसे ही सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी और उसकी मोहब्बत का मजाक बनाया था। भगवान ने शायद मेरे साथ इसीलिए ऐसा किया था, क्योंकि जो इंसान दूसरों के साथ गलत करता है, उसके साथ भी वही होता है। आज मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी थी। मुझे अपनी उस दिन की बात पर आज बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। मैं सोच रही थी कि किसी तरीके से वो पल वापस आ जाए और मैं उस लड़की से माफी मांग लूं। अचानक वो गाड़ी एक जगह जाकर रुकी और मैं उसी समय अपने होश में आ गई। मैंने ड्राइवर को किराया दिया और माँ के गाड़ी से उतरने का इंतजार करने लगी। गाड़ी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। वो वही हॉस्पिटल था जहाँ काम करने की मैंने हमेशा से ख्वाहिश की थी, लेकिन मुझे कभी भी मौका नहीं मिला। मैं उनके पीछे पीछे अंदर चली गई थी। वो जहां से भी गुजर रहा था, लोग रुक रुक कर उसे सलाम कर रहे थे। यहाँ पर हर कोई उसे बहुत इज्जत दे रहा था और सब लोग उसे डॉक्टर विशाल के नाम से पुकार रहे थे। मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैंने फाइनल एग्जाम में उसे नहीं देखा था। फिर उसने अपनी पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की थी? लेकिन फिलहाल मुझे इस बात का पता करना था। वह ये थी कि मेरी माँ का उसके साथ क्या काम है। मेरी माँ उसे कैसे जानती है? मेरा दिमाग सोच सोच कर थक गया था, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई सिरा नहीं मिल रहा था जिसे पकड़कर मैं सारी कहानी सुलझा लूं। फिर मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरत हुई कि वह डॉक्टर जिसने मेरी इंसल्ट की, यह विशाल के गले लग रहा था और बहुत हंसी खुशी उससे बातें कर रहा था। विशाल से मिलने के बाद वह मेरी माँ से भी मिला। आखिर ये सब चक्कर क्या था? फिर विशाल ने मेरी माँ को बताया कि यह मेरे बचपन का दोस्त था। विशाल की बात सुनकर मुझे झटका लगा और मैं सोचने लगी कि क्या इसने मुझसे अपने दोस्त की बेइज्जती का बदला लिया था। मुझसे ज्यादा देर वहां नहीं रुका गया और मैं वापस आ गई। मेरी माँ जब वापस आई, मेरा रवैया उसके साथ बहुत बदल चुका था। मैं अपनी माँ की किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दे रही थी। मेरी माँ ने ये बात नोट की थी। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा, लेकिन मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अफसोस भी हो रहा था कि उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। आखिर मैं उनकी बेटी थी। काफी दिन तक मैंने अपनी माँ से कोई बात भी सीधे मुंह से नहीं की थी।
फिर एक दिन मेरी माँ ने तंग आकर मुझसे पूछ ही लिया, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? मैंने काफी दिनों से तुम्हारे बर्ताव में बहुत बदलाव देखा है। तुम मेरी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दे रही हो और ना ही खुद मुझसे कोई बात कर रही हो। मेरा गुस्सा इतने दिनों से, जो सिर्फ मेरे अंदर था, अब वो बाहर आ गया था। मैंने अपनी माँ से कहा, क्या आपको शर्म नहीं आती? आपने अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ चक्कर चलाया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक जवान बेटी है अपनी, नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। अचानक मेरी माँ ने एक जोर का थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया। मैं एकदम से हक्का बक्का रह गई। मेरी माँ गुस्से से कहने लगी, क्या बकवास कर रही हो? मुझे बताओ क्या बात है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने अपनी माँ से पूछा कि वह इस विशाल को कैसे जानती है। मेरी माँ कहने लगी, मैं नहीं चाहती थी क्या तुम घर से बाहर निकलकर नौकरी करो। मैं जानती थी कि तुम बहुत लालची हो। अगर तुमने किसी हॉस्पिटल में जॉब की तो तुम गरीबों को लूटना शुरू कर दोगी। तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी परवरिश ऐसे करूं कि तुम डॉक्टर बनकर दूसरों की मदद करो, उनका मसीहा बनो, न कि अपने फायदे के लिए काम करो। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी ऐसी ही परवरिश करूंगी कि तुम लोगों के लिए मसीहा बनोगी। यही वजह थी जो मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में जॉब नहीं करने दी, क्योंकि मैं तुम्हारी सोच जान चुकी थी। इसी वजह से मैं हॉस्पिटल गई और वहां मेरी मुलाकात डॉक्टर विशाल से हुई। वह मुझे तुम्हारी वजह से जानता था। मुझे परेशान देखकर उसने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी। मैंने उसको सारी बात बता दी। उसने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह हॉस्पिटल विशाल के पिता का था। उसने मुझसे यह कहा कि मैं तुम्हें घर में क्लिनिक खुलवा दूं और मरीज भेजना उसका काम है, और उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ ना बताऊं। वह जानता था कि तुम मुझसे नफरत करती हो। यही वजह थी कि मैं मोबाइल से उसका नंबर डिलीट कर देती थी, ताकि तुम्हें पता न चले। जब वह हॉस्पिटल में होता था, वह खुद ही मरीज भेज देता था। लेकिन जब वह हॉस्पिटल में नहीं होता था, फिर मुझे जाना पड़ता था। इन मरीजों से हम आधे पैसे लेते थे, और जो आधे पैसे भी नहीं दे सकते थे, उनका मुफ्त में इलाज कर रहे थे। अपनी माँ की बातें सुनकर मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। मैं अपनी माँ के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती थी। मैंने उनके आगे अपने हाथ जोड़े और उनसे माफी मांगने लगी। विशाल के लिए भी अब मेरे दिल में एहसास पैदा हो गया था। लेकिन जब मुझे याद आया कि उसके दोस्त ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था, वो तमाम जज्बात खत्म हो गए और मेरे दिल में उसके लिए गुस्सा पैदा होने लगा। मेरी माँ ने उसे सब कुछ बता दिया कि मुझे सब पता लग गया है। फिर एक दिन वह हमारे घर में आया और उसके साथ वही डॉक्टर था जिसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। मुझे देखकर उसने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका लीं और वह कहने लगा कि मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरा दोस्त बहुत दिन तक अफसोस में रहा, जिसकी वजह से मुझे तुम पर गुस्सा था। लेकिन जब विशाल को यह सब कुछ पता चला, तो उसने मुझे बहुत डांटा। मैंने भी उसको माफ कर दिया था। मेरा दिल उनकी तरफ से साफ हो गया था। कुछ दिनों के बाद विशाल ने मेरे घर मेरे लिए दोबारा रिश्ता भेजा। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, तो मैंने हाँ कर दी। माँ ने हमारी शादी कर दी और फिर मेरी और विशाल की शादी हो गई, और हमने गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल खोला जिसमें हम उनका मुफ्त इलाज करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।